अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, राना सनाउल्लाह की तरफ से बड़ा अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक जो तौसी का मामला था, उसकी मुद्दत में जो कानून साजी की गई थी इस हवाले से उसको रिवर्स होना चाहिए, कलअदम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तौसी है ये हर आर्मी चीफ को फिर डिस्टर्ब रखेगी। क्या समझते हैं कि ऐसे मौके पर जब आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है तो ये बयान किस किस्म की अहमियत रखता है, और क्या ये जो बयान है ये नए आर्मी चीफ को की जो तैनाती है उस पर कुछ इसके इम्पैक्ट्स होंगे, या हुकूमत जो है वो इस कानून साजी को रिवर्स करने का सोच रही है? क्या मामला है? देखिए, मैंने सुना तो मेरे जहन में दो बातें आई। एक तो ये है कि ये एक इस टाइम पे इसका बयान आना, इसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, वो ये है कि ये जो इस वक्त अभी तक बात चल रही है ना कि क्या एक एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब ने ये नई छेड़ दी है गेम कि 6 माह के लिए आप एक्सटेंशन दे दें, केयर टेकर्स आ जाएं, उसके बाद इलेक्शन हो जाए मार्च में या फरवरी में, उसके बाद जो भी पार्टी जीत के आएगी वो नया आर्मी चीफ का नामजद करे, और ये इनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन। ये खान साहब ने ये थ्योरी पेश की थी। उसके बाद लोगों ने समझा कि शायद इसके अंदर इतनी जान है, ये कहीं और से भी आ रही है। शायद जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश हो कि मैं 6 माह और रह जाऊँ, क्योंकि हालात जिस किस्म के काफ़ी बेचैनी हुई है। तो ये उस वक़्त से ये चीज़ घूम रही थी, और ये अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अभी भी इसके बावजूद कि जनरल बाजवा ने अब फेयरवेल के खाने जो हैं, अलविदा के खाने शुरू कर दिए हैं, और एक दफ़ा नहीं बहुत से प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये कहा कि मैंने एक्सटेंशन ना लेनी है, अगर दी भी जाए तो मैं नहीं लूँगा। मगर अभी भी यकीनी नहीं लोगों को आ रही, क्योंकि बेचैनी इसलिए है क्योंकि अभी लॉन्ग मार्च चल रही है। लॉन्ग मार्च का मकसद ही एक है, किसी तरीके के साथ गवर्नमेंट को गिराया जाए। गवर्नमेंट को गिराया जाने के तरीके दो ही हैं, एक या मार्शल लॉ लगाएं, या ये है कि आर्मी चीफ जो हैं, जो कि जनरल बाजवा हैं, वो जाके इनको कहें कि खून खराबा हो रहा है, आप मेहरबानी करके डिज़ोल्व करें। अगर डिज़ोल्व अभी जनरल साहब के जाने से पहले हो जाती है गवर्नमेंट, तो फिर जनरल साहब जो हैं वो रिटायर नहीं होंगे, केयर टेकर्स उनको एक्सटेंड कर देंगे। तो इस किस्म की थियरीज चल रही हैं, और क्योंकि लॉन्ग मार्च चल रही है तो इस वक्त ये है कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर एक नया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी स्टेबलाइज हो सकती है, जनरल बाजवा घर भी जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जनरल बाजवा अगर खून खराबा होता है तो वो जाके स्टेप इन कर जाएं किसी तरीके के साथ, और गवर्नमेंट को कहें कि नए इलेक्शन करें और फिर 6 माह के लिए और रह जाएं। तो ये सारी स्पेकुलेशन चल रही है। उसको ख़त्म करने के लिए ये एक पैग ले लिया है कि किसी सूरत में भी वो जो कानून है जिसके तहत एक्सटेंशंस होती हैं, उस कानून को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये तस्लीम कर लिया कि इनसे गलती हो गई जो उन्होंने उस वक्त किया था। मगर गलती तस्लीम तो आम लोग नहीं करते ना, सियासतदान तो कभी गलती तस्लीम नहीं करते। इस वक्त ये कहना कि जी हम तो उसको भी, कानून को भी ख़त्म करना चाहेंगे, ये दरअसल ये पैगाम दे रहे हैं कि किसी सिचुएशन में भी 6 माह 1 दिन कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। ठीक, तो ये जो नून लीग में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है, एक दिन बयान आता है ख्वाजा आसिफ साहब का कि मुशावरत हो रही है इस अपॉइंटमेंट को लेकर, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है इसमें मुशावरत की गई है, लेकिन फिर उनका बयान आ जाता है कि ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई, जब 3 नाम आएंगे 18 के बाद तो ये डिसाइड हो जाएगा, आईनी तरीके से डिसाइड हो जाएगा। इसी तरह राना सनाउल्लाह भी बयान दे रहे हैं। क्या वजह है? कल जो इमरान खान ने ये कहा था कि जो ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जब शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ इस मामले पर मुलाकात कर रहे थे, और ये बयान भी सामने आया था ख्वाजा आसिफ का कि मुशावरत हुई है, तो इस पर इमरान खान ने ये रद्द अमल दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इस पर। तो क्या इमरान खान का कोई प्रेशर इतना ज़्यादा है कि नून लीग जो है वो खुद कंफ्यूज हो रही है और इस किस्म के बयानात दे भी रही है और देने से गुरेज भी कर रही है? नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, उनको पता उन्होंने क्या करना है। मगर जाहिर है कि अगर बयानबाजी तो चल रही है ना, और लोग अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर रहे हैं, खान साहब हर रोज़ अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं। इन्होंने भी पहले तो ये कि जाहिर था कि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं तो उस वक्त तो यही था कि मैं मशावरत के लिए गया हूँ। खुद तस्लीम किया कि जी मैंने अपने भाई के साथ, एक फैमिली रीयूनियन है, मगर फिर वहाँ भी लोगों ने ये तस्लीम किया कि अब मशावरत करने आए। मशावरत पहले करने भी गए थे। उस वक्त तो खान साहब ने ये नहीं कहा था कि जी सारी काबीना उठ के लंदन क्यों चली गई और वहाँ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब खान साहब इस वक्त जैसे कहते हैं ना, बड़ी एग्रेसिव
अप्रोच है उनकी, हर चीज़ को वो उठाना चाह रहे हैं और कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से ये बयान दिया गया है। अच्छा। उसकी वजह है कि खान साहब ने जिस किस्म की बातें की हैं ओपन जलसों में, और वो तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट छोड़े बहुत आगे बात चली जाती है, जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डिस्कस किए इन्होंने ओपनली। तो ये चीज़ें तो खान साहब ने, अगर किसी ने वायलेट किया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, तो खान साहब और उनके लेफ्टिनेंट्स हैं जिन्होंने ये सारी बातें। लेकिन ये बातें तो तब की है ना उन्होंने, जब वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीक्रेट्स एक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसमें ये लिखा है कि आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, आप कोई बात जो कि कॉन्फिडेंशियल हो, जो कि सीक्रेट हो, उसको आप नहीं आगे बता सकते। मगर इसका ताल्लुक उन चीज़ों से है जो कि ऑफिशियली लिखी जाती हैं कि ये एक सीक्रेट है। फॉर एग्जांपल सर्टन मेमोज होते हैं, सर्टन कैबिनेट के फैसले होते हैं, वो जब रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसके ऊपर मोहर लग जाती है। 4 किस्म की मोहरें होती हैं, गवर्नमेंट ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है बरतानिया के ज़माने से, कि कोई होती है सीक्रेट, कोई होती है कॉन्फिडेंशियल, कोई होती है फॉर आइज ओनली, कोई होती है टॉप सीक्रेट। तो ये 4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी है कि जिन लोगों ने स्वेरिंग इन नहीं की होती उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नहीं साइन करते ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो साइन करते हैं वो लोग स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइज़र्स, ये लोग जिन्होंने ओथ नहीं लिया होता, उस किस्म का ओथ। तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये खान साहब ड्रामा कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई नहीं। मैं बताऊँ जो असली बात है, असली बात यही है कि अब बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पे पहुंचा हुआ है ये मामला, और ये छुपी हुई बात नहीं है। हमने अपने प्रोग्राम में भी पहले भी किया, अब भी कह रहे हैं कि 3 या 5 नाम जाएंगे, जितने भी जाएंगे पहले 5 के जाएंगे, ठीक है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। नून लीग ने ये वाजे कर दिया है कि हम मेरिट नहीं, उस सीनियरिटी की बात करते हैं कि हम सीनियरिटी के ऊपर डिसाइड करेंगे। अब जो सीनियरिटी का इशू है वो बड़ा क्लियर है, जो नाम जाएंगे वो सीनियरिटी बेसिस पे जाएंगे। उसके ऊपर नंबर 1 जो नाम होगा वो जनरल आसिम मुनीर का होगा, उसके बाद नंबर 2 जो है वो, और नंबर 3 जो है वो जनरल सायर और जनरल अजहर। ये 3 नाम टॉप पे नाम है। उसके बाद फिर और नाम आने शुरू हो जाते हैं, एंड जनरल नोमान का नाम आता है जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के इस वक्त कमांडेंट है, और फिर जनरल फैज़ का नाम आता है। तो ये सिचुएशन है। इसमें गवर्नमेंट एक ही बात कर रही है, सीनियरिटी सीनियरिटी सीनियरिटी। मगर सीनियरिटी का ये मतलब नहीं कि सबसे सीनियर मोस्ट, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट तो ऊपर भी जा सकते हैं ना, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी बन सकते हैं। नंबर 2 जो है वो चीफ भी बन सकता है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जनरल आसिम मुनीर या ऊपर चले जाएंगे, तो या चीफ बन जाएंगे, या चेयरमैन जॉइंट चीफ बनेंगे, या चीफ बन जाएंगे। यहाँ एक नई डिबेट शुरू कर दी है। वो लोग जो नहीं चाहते जनरल आसिम मुनीर बने, वो कहते हैं जी कि 27 तारीख तो 29 से पहले ये रिटायर हो जाएंगे, तो ये फिर सीनियर नहीं रहेंगे। जो 29 तारीख तक जो सीनियर होगा वो उसको कंसिडर करना चाहिए। मगर इसके ऑपोजिट एक वो भी व्यू है कि जी वो तो गवर्नमेंट जब चाहे इनकी एक्सटेंशन कर सकती है, इनको 4 स्टार्स लगा के वाइस चीफ बना सकते हैं। वाइस चीफ कल बना सकते हैं, परसों बना सकते हैं, 21 को बना सकते हैं, और एक नोटिफिकेशन होगा कि उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया है। वो प्राइम मिनिस्टर का राइट है, प्रेरोगेटिव है। जैसे ही वो बनते हैं वो 3 साल उनको और मिल जाते हैं, फिर वो 29 तारीख को सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट होते हैं। तो ये बातें चल रही हैं। अब क्या फ़ैसला हुआ है, इस फैसले के अंदर 3 लोगों की इनपुट होगी। एक इनपुट होगी जनरल बाजवा की, जो कि एक ग्रुप है आर्मी के अंदर जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि जी मेरे ख्याल में आपको फ़लाने को और फ़लाने को बनाना चाहिए। मुझे नहीं पता वो क्या कहेंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी तरफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और उनके साथी, उनका मौक़िफ़ होगा कि हमारा ख्याल है फ़लाने को और फ़लाने को, ठीक है। और आखिर में ये बात आएगी, फ़ैसला तो करना है शहबाज शरीफ साहब ने। एक तरफ उनकी सियासी जमात के एडवाइस है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की एडवाइस होगी। खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नून लीग वाले जो और पीपल्स पार्टी वाले जो जिसके ऊपर हाथ रखेंगे, खान साहब कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की, ताकि प्रेशर हटे वहाँ से और कहीं और चला जाए। तो जब कहीं और जाएगा तो जाहिर है फिर वो जो बाकी रह जाएंगे उनमें से सिलेक्ट करना पड़ जाएगा किसी को। तो इस किस्म की बातें हो रही है। मैं सिर्फ जाते जाते ये कह दूँ आपको कि इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको मर्ज़ी बना देंगे। ये सारा जो है ना गेम, ये बिल्कुल अननेसेसरी है। बड़े अफसोस की बात है कि इसको इतना कंट्रोवर्शियल इशू बना दिया गया है। अगर ABCD जिसको मर्ज़ी लगा दें, वो जर्नैल जो है वो फ़ौज का जर्नैल होगा,
वो ना नवाज शरीफ का होगा ना इमरान खान का होगा। ना इमरान खान साहब ने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया ना, नवाज शरीफ साहब ने तो 5 दफ़ा कर दिया, 5 दफ़ा या 4 दफ़ा कर लिया है, ठीक है ना। तो इतनी समझ तो सबको आई गई है ना। तो मेरा ख्याल है अगर कोई मशावरत हो जाए ब्रॉड बेस्ड और जेन्युइनली मेरिट एंड सीनियरिटी के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो खान साहब को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए और मियाँ साहब को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन सेठी साहब, ख्वाजा आसिफ ने तो कहा है कि 18-19 के बाद जो है वो मुशावरत होगी। जब उनसे ये डेडलॉक वाला मामला भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुशावरत होनी है अभी, और 18-19 के बाद जो है वो ये नाम दिए जाएंगे। लेकिन 21 जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने भी ये जिक्र किया था कि 21 नवंबर तक, 20-21 नवंबर तक ये फैसले कर लिए जाएंगे। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने 2 बातें इसमें कह दी हैं। एक है कि अभी मुशावरत नहीं हुई, 21 के बाद मुशावरत होगी, 21 तक हो जाएगी। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद मुशावरत होगी तो फिर किसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब बात यह है कि पहले ये कह चुके हैं नून लीग वाले कि मुशावरत हो गई है या हो रही है, अब डिनाई कर रहे हैं। तो इससे तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि ये अभी मैटर को क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, ये अभी गुंजाइश छोड़ना चाह रहे हैं। शायद कहीं और से कोई मुशावरत या कोई प्रेशर आ रहा होगा, इसलिए शायद उन्होंने ये बात फिर से कह दी कि अभी मुशावरत रहती है। पहली बात तो ये, तो मैं तो इसमें यही रीडिंग करता हूँ कि जो भी फ़ैसला हुआ था वो 100% शायद नहीं हुआ था। फैसला तो हो गया होगा, मगर आगे आप देखें होता क्या है, तो थोड़ी सी गुंजाइश अपने लिए छोड़ दी है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि 18 तारीख को जनरल वसीम हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि 18 के बाद फिर सीनियरिटी की पोजीशन ली जाएगी। 18 को जो रिटायर हो जाएंगे वो हो जाए, उसके बाद फिर एक 3 या 5 नाम जाएंगे और उस नाम के ऊपर सबसे ऊपर आज जनरल आसिम मुनीर का नाम होगा और फिर जनरल सायर का और फिर जनरल अज़हर का और फिर जनरल नुमान का और फिर जनरल फैज़ का। तो 18 वाली बात तो समझ आ गई। तो अब 20-21 की फिर बात हो रही है। 19 को अगर जाती है या 20 को अगर ये भेजते हैं GHQ से डिफेंस सेक्रेटरी को, वो आगे फॉलो करता है तो 20-21 को फिर पहुंच जाती है ना। तो इसलिए 20-21 की बात हो रही है। तो फिर 21 के बाद फैसला होगा। उसमें मैं समझता हूँ एक फ़ैसला तो ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ होनी है और जनरल आसिम मुनीर को नहीं लगाना तो फिर तो फौरी तौर पे अनाउंस हो जाएगा 21-22 तारीख को ही। और अगर उनको लगाना है तो उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी ये वाइस चीफ इनको बनाया जा रहा है। उससे आपको समझ आ जाएगी कि इनको चीफ बनाने जा रहे हैं 29 तारीख को। ठीक हो गया। तो अगर 21 या 22 को ये अनाउंस कर देते हैं, कोई भी नाम अनाउंस कर देते हैं या जनरल आसिम मुनीर को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देते हैं, तो फिर जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है जो कि इस इंतज़ार में है कि तैनाती का नाम आए और उसके बाद जो एक सिचुएशन क्रिएट की जाए, तो फिर वो सूरत हाल क्या होगी कि इमरान खान कोई मेस क्रिएट कर सकेंगे? वो खींच रहे हैं इसको आखिर तक ताकि खान साहब को कोई मवाद ना मिले क्रिटिसाइज़ करने का फ़ैसले को। खान साहब ने भी अपनी लॉन्ग मार्च डिले की हुई है कि ये अनाउंस करें तो फिर मैं स्ट्राइक करता हूँ, फिर मैं फैसला करूँगा कि मैंने सड़कों पे क्या करना है। तो वो भी घूम फिर के पहुँच रहे हैं 20 की तरफ, ये उसको खींच रहे हैं जितना खींच सकते हैं ताकि खान साहब को पता ना लगे कि किसकी तरफ जा रहे हैं। इनका फ़िक्र ये है कि अगर खान साहब को पता लग गया कि उज़्मा को लगाया जा रहा है तो वो उज़्मा के ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन शुरू हो जाएगी, अगर खान साहब को पसंद नहीं है बात, और उस शख्स को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि फिर काउंटर प्रेशर पड़े गवर्नमेंट के ऊपर फिर। ठीक, तो इसलिए वो लेट करना चाह रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं जल्दी करो, मगर उन खान साहब को पता है वो लेट करेंगे तो खान साहब अपना लॉन्ग मार्च भी स्लो वॉक कर रहे हैं। ये मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सेठी साहब, जो इमरान खान साहब ने जो बड़े धमाका खेज बयान दिए हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, इमरान खान साहब ने बड़ी धमाका खेज़ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि साल बाद भी इलेक्शन होंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आवाम के दिल अल्लाह ताला ने हमारी तरफ फेर दिए हैं। उनका ये शॉर्ट सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे इस पर आपका कमेंट लेते हैं। जी दिखाइएगा। कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाय इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। सेठी साहब पूरी तरह से चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी पॉपुलैरिटी जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, साल बाद भी इलेक्शन होंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी ऐसी है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब पॉपुलर तो हैं और पिछले 6 माह में नून लीग की पॉपुलैरिटी गिर रही थी और इनकी बढ़ रही थी। उससे पहले ये गिर रही थी और नून लीग की बढ़ रही थी।
अब सूरत हाल ये है कि अगर आपने गौर फरमाया हो तो इस क्लिप के अंदर ये लाइव जब ये बात कर रहे थे यूट्यूब चैनल है जो इनकी PTI की चैनल है, तो इनके कोई 2,500 के करीब लोग देख रहे थे, इनको सुन रहे थे। अच्छा, अब बात यह है कि अगर इतने ये ज़्यादा पॉपुलर हैं तो कम से कम 5-10 हज़ार लोग तो होने चाहिए देख इनकी बात सुनने के लिए, मगर 2,500 थे, वो लिखा हुआ फिगर वहाँ। मॉडेस्टी डजंट परमिट मी टू से मोर, मगर जो मैं नया दौर पे परसों तरसों जो मैंने अपना प्रोग्राम किया है रज़ा रूमी साहब के साथ और मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ, वो जब लाइव जा रहा था वो, तो उसके ऊपर 5,000 से ज़ायद लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे थे। अगर ये अदना जो है ये आपका खादिम, इसको 5,000 लोग लाइव देख सकते हैं, इमरान खान साहब को 2,500 लोग देख रहे हैं। मेरा ये मतलब कहने का नहीं है कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ खान साहब से, मैं ज़्यादा पॉपुलर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं 1 मिलियंथ भी नहीं हूँ, मगर बात यह है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी भी गिर रही है और खान साहब अपनी बातें जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट जनरेट नहीं हो रही। ये इसका मतलब था। इसका ये मतलब नहीं है कि आज इलेक्शन हो वो नहीं जीतेंगे आज अगर हो जाए तो। और सवाल आज का नहीं है, वो चाहते हैं कि आज इलेक्शन हो, मगर उनको फ़िक्र इस बात का है कि इलेक्शन आज शायद नहीं होगी, इलेक्शन अगले साल होगी। इसलिए उन्होंने ये कहा हमें तो कोई जल्दी नहीं है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बड़े पॉपुलर हैं, हम अगले साल भी बड़े पॉपुलर रहेंगे। तो इसलिए वो अब कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड को रिकवर करने की। उनको नज़र आ रहा है कि लॉन्ग मार्च में उस जज्बे के साथ और उस तादाद में लोग नहीं जा रहे। दूसरी बात उनको नज़र आ रही है इसी किस्म की बातें कि उनके पास कोई नया बयानिया घड़ने की अब गुंजाइश नहीं रही। पुराने बयानिए जो हैं उनको रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स केस में जा रहे हैं। ये जो अमेरिका के ऊपर जो उन्होंने यू टर्न लिया है, मैं आपको बता दूं बहुत से लोग, आम लोग मुझे मिले हैं जो कि इनके सपोर्टर्स थे, जो बड़े परेशान हैं, जो कि उनके लिए एंटी अमेरिकन बहुत इंपॉर्टेंट था कि देखो जी एंटी साम्राज्य बड़ा ज़बरदस्त लीडर मिला है, बाकी लीडर तो जाके अमेरिका के आगे लेट जाते हैं, ये खड़ा हो गया है, एब्सोल्युटली नॉट, वो सारा गोल हो गया ना, ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ख़तरा इस बात का और फिक्र इस बात का है कि अगर अगले साल जाके लेट इलेक्शन हुए तो दो बातें हो सकती हैं। एक ये कि मईशत जो है इस वक्त मुश्किल हालात में है, शायद ही आहिस्ता आहिस्ता टर्न अराउंड होनी शुरू हो जाए और बेहतर होनी शुरू हो जाए हालात, और उसके कुछ इम्कानात हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। और जो खान साहब को भी पता है इस बात का। और दूसरी बात यह है कि अगर अच्छे हालात होने शुरू हो गए तो PDM की पॉपुलैरिटी फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, और खान साहब जितनी देर बाहर रहेंगे वो नीचे गिरेंगे, ऊपर नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज लोग थक भी जाते हैं ना प्रोटेस्ट कर करके और पुरानी बात सुन सुन के। और अगर खान साहब ने एक यू टर्न के बाद दूसरा यू टर्न लेना है तो और भी लोग मायूस होंगे। अब आइए कि क्या ये अगले साल इलेक्शन जो है वो फिर भी स्वीप करेंगे या नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता करेंगे। इसीलिए तो वो डटे हुए हैं नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कि हमने कुछ करके जाना है। और देखिए ना, उन्होंने एक ये फैसला जब ये किया था कि हमने गवर्नमेंट लेनी है और रहना है, उन्हें इस बात का एहसास था कि बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे और आवाम के ऊपर बड़ा सख्त दबाव आएगा और आवाम की चीखें निकलेंगी। तो क्यों किया उन्होंने इसीलिए किया, ये नहीं कि वो पावर हंगरी थे, उन्होंने ये किया क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा था कि अगर हम नहीं करेंगे ये काम तो मुल्क को बड़ा ख़तरा है डिफ़ॉल्ट का। तो आपको डिफ़ॉल्ट बचाने के लिए आप मेहरबानी करके मुल्क को बचाएं, आपका फ़िक्र ना करें, अगले साल इलेक्शन तक आपको मौका मिल जाएगा कि आप कुछ अच्छी चीज़ भी कर सकेंगे, मगर फौरी तौर पर मुल्क को बचाना है। क्योंकि खान साहब जो हैं ये जहाँ छोड़ के जा रहे हैं मुल्क को, वो तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा था। और जाते जाते उन्होंने एक और खंजर मारा था खान साहब ने, जब IMF के साथ सारी बात करके जब देखा कि मैं जा रहा हूं तो फिर उन्होंने रिवर्स कर दिया IMF प्रोग्राम, और वो 100-200 अरब रुपए का डज जो लगनी थी आवाम को पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, जो मिफ्ता इस्माइल ने बाद में आके लगाई और जिसके लिए वो बड़ा अनपॉपुलर हो गया, इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया और क्या हम नहीं करते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब को एक्चुअली बड़ा फिक्र है। ये जो कहते हैं ना हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अरे भाई आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको पता है इस बात का, इसीलिए आप लगे हुए हैं पूरा जोर लगाने कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो उतना बेहतर है। इस गवर्नमेंट को मौका ना मिले अपने पाँव मजबूत करने का, इस मौका ना मिले कि मईशत जो है 2-2.5% पे गिरी हुई है, ये 3-3.5-4% पे फिर ग्रो करनी शुरू कर जाए। और मैं आपको बताऊँ, इस वक्त अगर ये गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है, आर्मी चीफ घर चले जाते हैं और ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं कि चाइना और सऊदी अरेबिया से सिर्फ मिल के कम से कम 17 अरब डॉलर की सहूलतें आ रही हैं आपके पास, IMF वर्ल्ड बैंक से आ रही हैं, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी आ रही है ग्वादर के अंदर, पूरा पैकेजेस तैयार बैठे हुए हैं। और खान साहब को लॉन्ग मार्च ना होती तो ये सारा कुछ शुरू हो जाना था। इसीलिए जो MBS ने जो आना था वो भी डिस्कस करेंगे आज कि वो क्यों नहीं आए, और जब अगर वो आना था तो वो क्या करने आ रहे थे।
लेकिन अब जो खान साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे तो कोई सरमायाकारी नहीं करेगा, और अगर हम दिवालिया हो जाते हैं तो कोई हमारी मरेगा बगैर कीमत के। कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वो हमें नेशनल एसेट्स जो हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसको करना पड़ेगा। ये वो उनका शॉर्ट सुन लेते हैं जी, दिखाइएगा। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। मुफ्त कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा। और जो वो कीमत हमारे से मांगेंगे, मैं आज फिर अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि वो हमारा जो सबसे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे वो। ये जब से चोर ऊपर बैठे हैं, ये हमें उधर ही लेके जा रहे हैं। ठीक साहब, अब बात यह है कि असासा न्यूक्लियर 1998 पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। अमेरिका बादशाह और सारी दुनिया इकट्ठे होके आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, आप डिफ़ॉल्ट खड़े हो जाते हैं, आपका रुपया 40 से 60 रुपए पे चला जाता है, डॉलर। आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाते हैं। लोगों को याद नहीं है, हमें तो याद है ना तारीख़ में क्या हुआ। अमेरिका कहता है नवाज शरीफ को कि आप एक्सप्लोजन मत करें। ये एक्सप्लोजन से पहले ये सब कुछ होना शुरू हो गया, क्योंकि इंडिया ने एक्सप्लोजन की, फिर 10-15 दिन थे हमारे लिए, तो हम सोचों में थे करें या ना करें। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया, नहीं हमने करना है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया हमने करना है, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी आज़ादी के लिए, और अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हैं तो वो भी निपट लेंगे, हम देख लेंगे। तो खड़ा होने वाला तो नवाज शरीफ था उस वक्त इमरान खान साहब तो खड़े नहीं हुए। उस वक्त इमरान खान साहब थे भी नहीं सीन पे, इनके लिए तो एक वोट नहीं पड़ता था उस वक्त। तो जिस शख्स ने उस वक्त खड़ा हुआ, तो वो क्या आज वो उस उसूल को छोड़ के कहीं इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने देगा? और अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ आप जाते हैं तो रोक नहीं सकता, तो क्या वो फिर भी लेट जाएगा आगे आके? उस वक्त तो नहीं लेटा था वो। तो ऐसी कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता खान साहब जब छोड़ के गए हैं, 4 साल की बैड इकनॉमिक मैनेजमेंट के बाद, खान साहब मुल्क को उस कोने पे, उस एज पे ले आए थे जहाँ डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही थी। इसीलिए पहले साल कहा मैंने IMF नहीं करना, अगर कर लेते तो अगले 2 साल ये पहला साल मुश्किल गुजरता, फिर ठीक हो जाता, नहीं किया। और दूसरे साल किया भी और नहीं भी किया। तीसरे साल फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज होते रह गए। चौथे साल जाके शुरू में इन्होंने कहा हम साइन कर देते हैं। मैक्सिमम मदर ऑफ यू टर्न्स लिए इन्होंने, लेके साइन करने गए, जब पता चला मैं निकलने लगा तो साइन तोड़ दिया और कहा मैं नहीं करता। तो उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट में थे। मिफ्ता इस्माइल पागल हो गया, दिमाग उस बेचारा तबाह हो गया है, उसने मिनिस्ट्री अपनी गंवा दी ये कह के कि डिफ़ॉल्ट सर पे आ गया, श्रीलंका बनने वाले हैं और अब हमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। अगर ये इतनी इनकी मुहिब्बुल वतनी ना होती ऑनेस्टली, और ये इसी किस्म के चोर होते, जब जिस तरीके से इमरान खान साहब उनको पेंट कर रहे हैं, तो वो तो कहते हैं हम जा रहे हैं घर, आप केयर टेकर्स ले आएँ, वो IMF साइन कर दें और वो ये मुश्किल फ़ैसले कर दें, अगले 3 महीने में इलेक्शन हो जाएगी, हम जीत के आ जाएंगे, बिकॉज हमारे ऊपर तो कोई दाग नहीं होगा, दाग खान के ऊपर होगा या केयर टेकर्स के ऊपर होगा। मगर उनको कहा गया कि नहीं, केयर टेकर्स को IMF पैसे नहीं देगा, MBS पैसे नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा, चाइना लोन्स को डिफ़र नहीं करेगा। आप एक गवर्नमेंट, लिजिटिमेट गवर्नमेंट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए हैं, स्टे और इसको निभाएं। तो उन्होंने निभाया है। अब खान को ये फ़िक्र पड़ गई है, और निभाने के साथ वो अनपॉपुलर हो गए शॉर्ट टर्म में। अब खान को ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि अगर इनकी छुट्टी ना कराई गई अभी, तो दिन ब दिन ये मजबूत होते जाएंगे, ये मईशत पिकअप होती जाएगी, पैसा आ जाएगा। डार साहब जो कहते हैं कि जी मैं डॉलर को फिर 200 रुपये 210 पे ले आऊँगा, इनको फिर ये मौका मिल जाएगा। अगर इन्होंने ये कर लिया तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरी पॉपुलैरिटी का क्या होगा, ये तो फिर पॉपुलर होने शुरू हो जाएंगे। तो खान साहब को इस बात का फ़िक्र है, और साथ उन्हें इस बात का नज़र आ रहा है कि ग्राउंड के ऊपर उनका सपोर्ट जो है, वो जज्बा जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता है। ठीक, सेठी साहब मैं अभी बात करना चाह रही हूँ मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो है वो मनसूख क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहम्मद बिन सलमान ने जो दौरा है अपना एशिया का मंसूख कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा था एशिया के इस दौरे को, और नई सफ़ बंदियाँ भी होने जा रही हैं चूँकि, तो इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा था। क्या अब सवाल लोगों का ये है कि एक तो ये दौरा मंसूख क्यों हुआ सिटी साहब, दूसरा ये कि क्या जो MBS है वो ब्लॉक चेंज कर रहा है, सऊदीया ब्लॉक चेंज कर रहा है? नहीं, कोई ब्लॉक चेंज नहीं कर रहा। सऊदीया MBS जो है वो इमरान खान से बहुत नाराज़ हैं। ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी पिछले साल, जब खान साहब ने जाना था न्यूयॉर्क फॉर द UN कॉन्फ्रेंस। तो ये पहले सऊदी अरेबिया गए, फिर वहाँ से MBS ने इनको अपना जहाज़ दिया और ये MBS के जहाज़ पे न्यूयॉर्क गए। वहाँ जाके इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसके साथ MBS नाराज़ हो गए, और उन बातों में एक तो ये था कि मलेशिया और टर्की के साथ मिलके कोई एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया को बात पसंद नहीं आई। दे द लीडर्स ऑफ द इस्लामिक ब्लॉक। दूसरा कि ईरान के और सऊदी अरब के दरमियान जो मुश्किल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक रोल अदा कर सकता है। हालांकि MBS ने कहा था आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, हमें कोई नहीं बंदा चाहिए हमारे दरमियान बात करने के लिए, हमारे और इश्यूज़ हैं। और ये बनना चाह रहे थे बड़े मिस्टर बिग, मीडिएटर बनना चाह रहे थे। इन्होंने वहाँ ये भी बात कर, MBS को बहुत नाराज़ हो गया जब ये जहाज़ खान साहब को लेके निकला वहाँ से वापस रियाद की तरफ, बिकॉज वहाँ से फिर इन्होंने कनेक्शन देना था टू पाकिस्तान। तो समथिंग हैपन्ड, और जहाज़ को 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद जहाज़ को ऑर्डर आए कि आप वापस आ जाए न्यूयॉर्क। जब पायलट ने कहा जी कोई प्रॉब्लम हो गई इंजन की, तो वापस आ गए। वहाँ से फिर इनको उतारा गया और ये कमर्शियल फ़्लाइट लेके आए सऊदी अरेबिया। वहाँ से कनेक्शन लिया और एयरपोर्ट पे इनको कोई ख़ास लिफ्ट कराने के लिए आया ही कोई नहीं था। तो उस वक्त मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि MBS बहुत नाराज़ हो गए और उनके कहने पे ही ये जहाज़ वापस आया और खान साहब को उतार दिया और ये फिर प्राइवेट जहाज़ लेके आए। अच्छा, उस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस एक बयान आया कि बकवास है, ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेरी सोच बड़ी पक्की थी और सऊदी सोच थी, तो मैं डकरा। मैंने कहा आओ फिर, मैंने कहा और भी मैं बताऊंगा कितने नाराज़ हैं। वो दिन है और आज का दिन है। अगर वो जो नाराज़गी थी वो ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद और भी आप ऐसी चीज़ें निकली हैं, घड़ी बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो आपसे बहुत नाराज़ है। इसी वजह से उन्होंने आपको घास नहीं डाला खान साहब को उसके बाद। और मैं आपको बताऊँ, ये जनरल बाजवा की मैं समझता हूँ सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है कि उन्होंने जाके फिर ठंडा किया सऊदीज़ को, बिकॉज वो बहुत नाराज़ थे। तो चाइना भी बड़ा नाराज़ था क्योंकि सिपेक जो थी तबाही हो गई अंडर खान साहब, सब रोक दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ये लॉन्ग मार्च अनाउंस की, तो उस वक्त सऊदीज़ ने सोचा कमाल है यार, ये बंदा क्या चीज़ है। हम 21 को हमने आना है, $10 बिलियन का ग्वादर का प्रोजेक्ट है, और भी हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और ये बंदा जो है ये इसको इतना नहीं एहसास कि मैं आ रहा हूँ तो आप लॉन्ग मार्च आपने करनी है तो उससे पहले कर लो, मगर ये बिल्कुल उसी वक्त पहुँच रहा है वहाँ। तो ये तो इसने पहले भी एक वक्त चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तो इसने धरने करके, तो चाइना का प्रेसिडेंट नहीं आया, इसने वो नहीं सोचा। एक दफ़ा टर्की के प्रेसिडेंट ने आना था तो पार्लियामेंट के अंदर, और उसने आके स्पीच देनी थी अर्दोगान ने, और ये साहब से इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। तो ये इस किस्म की हरकतें करते रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इन्हें अपने मुफाद में सारा कुछ करते हैं। तो अब बात यह है कि ये MBS बहुत अपसेट है। मैं आपको बता दूं, मेरी सोर्सेज बड़ी पक्की हैं और किसी सूरत में भी वो इमरान खान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि दे डोंट थिंक वेल ऑफ हिम। मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सिर्फ सऊदीज़ नहीं है, एमिरेट्स भी, वहाँ भी यही सूरत हाल है। और जो लोग उनके जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन ममालिक के, उनके साथ रब्ते में हैं, वो आपको बताएंगे कि कितने खान साहब के ख़िलाफ़ एक महाज या नफ़रत है, ये किस किस्म का बंदा है। ये तो किसी बात पे ठहरता नहीं है और इंसल्ट करता है और ये करता है और वो करता है। तो ये खान साहब ये जो मुलतवी किया गया, ये बिल्कुल इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सही, तो ये तो पूरे एशिया का दौरा फिर मुलतवी हो गया। देखिए, वो ऐसे नहीं कर सकते ना कि फिर पिक आउट करें कि जी सिर्फ पाकिस्तान जाना था, कोरिया वो फिर और एक नया डिप्लोमेटिक इशू बन जाता है ना बाद में। फिर अगर आप तल्लुकात कंटिन्यू करना चाहें तो आपको तो स्नब कर दिया, तो फिर आप शहबाज शरीफ क्या जाएगा, यहाँ तो शोर पड़ जाएगा कि उसने आपको माइनस कर दिया, बाकी सब दुनिया को घूम फिर आया और वहाँ इंडिया में ये कर दिया, वो कर दिया, पैसे दे दे और आपको देने थे दिए नहीं। ये तो गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी फेल हो गई। कोई ये नहीं कहेगा कि इमरान खान की वजह से वो नहीं आए, तो इसलिए फिर उनको बाकी चीज़ें भी कुछ पोस्टपोन करनी पड़ी ताकि ये ना कोई कह सके
कि जी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने के लिए है कि इमरान खान, तो दे डोंट, डिप्लोमेसी है ना, वो नहीं करना चाहते। सो उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है कि भी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमने और वजह की वजह से हम वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ नहीं जा रहे, अब हम कहीं और जा रहे हैं। सो बट रियल कॉज इज़ दिस, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक, तो G20 इजलास के बाद जो है दौरा होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाजरीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।